नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी पर। बजट की ये महा कवरेज लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट यानी कि आम बजट पेश कर दिया है और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। यानी कि अब ये ऐलान समझ लीजिए, ऐलान है क्या। अगर आप प्रति माह 1 लाख रुपए कमाते हैं और सालाना आपकी कमाई 12 लाख रुपए है तो किसी प्रकार का आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से अधिक आय वाले जो लोग रहेंगे उनके लिए नया टैक्स स्लैब लागू होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड रहेगा। ये बजट के बड़े ऐलान हम आपको बता रहे हैं। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट को डबल कर दिया गया है, यानी कि संख्या दोगुनी होगी। टीडीएस की सीमा ये 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर आप भर सकेंगे। और बजट के बड़े ऐलान देखते जाइए लगातार। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार यानी कि जो ई व्हीकल हैं, ईवी है, वो सस्ता होगा। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। भविष्य के ऐलान भी शामिल हैं। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आने जा रहा है, यानी कि एक नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना का ऐलान बजट में किया गया है। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान होंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम। जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पर कस्टम ड्यूटी को 5% घटा दिया गया है। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं इससे सस्ती होंगी। इसके साथ ही साथ देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर भी बनेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बजट के बड़े ऐलान है। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिला का मखाना पूरे विश्व में जाता है। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। ये बड़े ऐलान बजट के। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख की कमाई पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। और आज संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट यानी कि आम बजट को पेश किया। इस बजट में युवा, महिला, स्वास्थ्य, किसान को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से केसीसी की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और यह फैसला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। किसानों को खेती के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये लिमिट अब तक 7 लाख रुपए हुआ करती थी। इसमें एक साथ ही 5 लाख का इजाफा कर दिया गया है और हर महीने 1 लाख तक जो व्यक्ति कमाता है उसको टैक्स नहीं देना होगा। दलित और महिलाओं के लिए भी कई नई योजनाएं लाने जा रही है सरकार। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ भारत को खिलौने का ग्लोबल हब भी बनाया जाएगा। अब सुनिए आप देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कौन से बड़े ऐलान इस बजट में किए गए। Loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week to enhance the productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector. A focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity,
component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. बड़ी आज की घोषणाएं थी वो आप सुन रहे थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के जो बजट की प्रमुख झलकियां आपको दिखाना बेहद ज़रूरी था ताकि आप इस बात को समझ सकें और ये भी जान सकें कि आज के बजट से आखिर देशवासियों को क्या मिला। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी जुड़ चुके हैं और इस वक्त रायपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, और कृषि का भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज है और काफ़ी लंबे समय से शिक्षाविद भी हैं आप। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो BSTV के इस खास मंच पर हम बजट 2025 पर चर्चा करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब शुरुआत आपसे मैं करूंगा। आज आपने किस तरह से इस बजट को देखा, क्या आपको नजर आया कुछ महीन कुछ बारीक? जैसे मैं अगर पहला सवाल आपसे पूछूं तो ये जो 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत पर कोई कर नहीं है, क्या एक एकदम बूम वाला फैसला है मोदी सरकार का? पहले 7 लाख अब सीधे 12 लाख। इसमें देखिए जी ये डॉक्टर साहब से सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा आप जी विक्रम जी, ये अजय जी से। हाँ बोलिए अजय जी। नमस्कार विवेक जी। जी नमस्कार। पहली बात तो यह है कि मिडिल क्लास को, वो भी सर्विस क्लास को, इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राशि के रूप में जो छूट दी गई है, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं किया था, कोई अर्थशास्त्री भी नहीं सोच पाया था। जी देखिए सैलरीड क्लास जो हैं विवेक जी, उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 12 लाख रुपए का अलग, तो 12,75,000 रुपए तक उनको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनका जो सेल्फ एम्प्लॉइज हैं, उनको न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स का जो स्लैब है उसके अनुसार उनको टैक्स देना है। तो यह इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के चक्र के लिए, या फिर कह सकते हैं कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, और कंजम्पशन जब बढ़ती है तो अन्य जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्टिविटी के या सर्विस सेक्टर के, इन सब आयामों के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज जो टैक्स में
छूट की बात सीतारमण जी की है, वह काबिल तारीफ है। और कोई भी उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह की छूट मिल सकती है विवेक जी। चलिए, चंद्राकर जी ने अपनी शुरुआत की है, अब आप क्या कहेंगे विक्रम जी आज के इस बजट पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी और आपकी पार्टी की। हमने एमएसपी की मांग की थी जो पूरी नहीं हुई है, और हमने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सीमा है वो 20 लाख से 40 लाख बढ़ाने की मांग की थी, वो भी हमारी पूरी नहीं हुई, जिससे जीएसटी के दुष्चक्र में अभी भी छोटा व्यापारी फंसा रहेगा। चंद्राकर जी जैसा कह रहे थे कि ये पहली नज़र में तो ये 12 लाख का जो स्लैब है वो सुनाई तो अच्छा पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे स्टार का चिन्ह और शर्तें लागू जैसा कुछ हमें समझ में आ रहा है। हम इस पर बारीकी से नज़र रखें, यदि ये बहुत जटिल नहीं बनाती, जैसे कि निर्मला जी का एक पैटर्न है काम करने का, वो चीज़ों को बहुत जटिल बना देती हैं। अगले हफ्ते जब ये बिल आएगा, इसमें उन्होंने जो विशेष कमाई का एक उल्लेख किया है, वो विशेष कमाई क्या है? अब दूसरी बात उन्होंने कही कि औसत कमाई। अब औसत कमाई, कोई आदमी किसी महीने 50,000 कमाता है, किसी महीने 1.5 लाख 2 लाख कमा लेता है, किसी महीने उसको घाटा हो जाता है, तो ये औसत कमाई को वो कैसे जोड़ेंगी? हमारी इस पर नजर बनी है। अगले हफ्ते जब ये बिल आएगा तो हम देखेंगे, यदि बहुत जटिल नहीं होगा तो हम निश्चित तौर पे इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करेंगे। और 12 लाख सुनाई बहुत जोरदार पड़ रहा है, और चंद्राकर जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि इसकी कल्पना नहीं थी कि हम लोगों 10 लाख की उम्मीद लगा रखी थी हमने। चलिए, लेकिन एमएसपी पे निराश हुए हम लोग। एमएसपी पे आप निराश हो रहे हैं। के.एस. चौहान जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है चौहान साहब आपका। पहली प्रतिक्रिया आज के बजट पर। महोदय, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी स्थान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज होती है जिससे प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होती है, वो होती है आत्मनिर्भर होना। और आत्मनिर्भर जैसे ही इंसान हो जाता है, जैसी हमारी बहू बेटियां आत्मनिर्भर होती हैं, आपने देखा होगा उनका शोषण होना बंद हो जाता है। जो भी देश आज आत्मनिर्भर है उसका शोषण नहीं हो रहा है, जो निर्भर है उसका शोषण आप देख सकते हैं कि कैसे होता है, यह आमतौर पर देखने मिला है। और ये पूरा निचोड़ जो है, मेरा भावार्थ ये है इस बजट का कि ये बजट जो है वो आत्मनिर्भर की ओर ले जाने वाला बजट है। आत्मनिर्भर आप बोलेंगे कि किस स्टेज को ले जा रहा है, तो वो इस स्टेज को ले जा रहा है विवेक जी कि किसान जो है हमारे, वो जो कि आज की डेट में हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय, जो मतलब जो जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है किसानों की, वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। और सेकंड, जो घर की महिलाएं हैं जिनकी जनसंख्या 49% से ऊपर है, जो घर की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा हाइप हो गई हैं कि इससे जो आम जनता की जो प्रॉब्लम है ना विवेक जी, आम जनता की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है हमारी निर्मला सीतारमण जी को, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने ये सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि 10 लाख रुपए तक ये रिबेट मिलेगा और ये 12 लाख से ऊपर जा रहा है रिबेट। तो ये अपने आप में पहली बार हमारे को ऐसे देखने को मिल रहा है कि हमने कुछ सोचा है उससे कम नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा रिबेट भी है विवेक जी। वो लेकिन ठीक है चौहान साहब, वो ये भी कह रहे थे कि अभी हम बिल पर भी नजर बनाए हुए हैं, बिल में क्या शामिल होगा। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। अजय जी एक सवाल, हाँ अजय जी एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो मैं देख पा रहा हूं कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि साहब अच्छा फैसला तो दे दिया, 7 लाख को अब आपने 12 पहुंचा दिया। मान लीजिए किसी घर में कोई लड़का 80,000 रुपये कमा रहा है और उसके दिमाग में चल रहा होगा कि अब मुझे टैक्स देना होगा, या उसका छोटा भाई मान लीजिए 90,000 रुपये कमा रहा है, तो एक घर से अगर 2 लड़के बिल्कुल 80 और 90,000 वाले हैं तो ये तो मतलब एक ऐसे तो न जाने कितने परिवार होंगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, जो बेंगलोर में रह के कमा रहा है, हैदराबाद में कमा रहा है, रायपुर भोपाल में। तो ये तो एक सादे सधे वाला है क्या मामला कुछ? बिल्कुल विवेक जी, एक सादे वाली बात है, सबै सदै वाली बात है। इसलिए चाहे
हस्बैंड हो या फिर वाइफ या फिर भाई हो या माता पिता जो भी काम कर रहे हैं, अभी तक भारतीय इनकम टैक्स 1900 मतलब 61 साल पहले का जो टैक्स का जो बिल था उसके हिसाब से सबको छूट मिलने का प्रावधान है। कुछ क्लास हैं जैसे हाउसिंग वगैरह है, उसमें हस्बैंड को लाभ मिल रहा है तो वाइफ को नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सबको मिलेगा क्योंकि वहां पर वह उनके श्रम जल का मेहनत है विवेक जी, और श्रम जल का मेहनत है और सरकार प्रावधान की है तो उनको तो लाभ मिलेगा। इस बजट में सबसे अच्छी बात है, बाद में इसके ऊपर कुछ सुझाव भी देंगे विवेक जी, वह है कि राजकोषीय घाटा को 4.4% तक लाने की बात की गई है जी। नंबर 2, वैश्विक जो हम ग्रोथ को देख रहे हैं उन ग्रोथों के कंपेयर में भारत 6.3% से लेकर के 6.8% का टारगेट रखी है। यह भी बहुत बड़ी बात है और यह ग्रोथ विश्व में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो टारगेट बड़ा है, चुनौतियां बड़ी हैं। अब चुनौती के हिसाब से बात आई है कि निवेश नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर इसलिए निवेश नहीं कर रहे हैं कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को कम करती है, ब्याज दर को कम करती है, तो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो यहां पर एक गुंजाइश बनती है। कुछ देर पहले अभी जीएसटी की बात हो रही थी, तो जीएसटी का यह बजट का हिस्सा नहीं है। जीएसटी काउंसिल में होगा निर्णय और उसमें केंद्र सरकार, समस्त राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश ये मिलकर के निर्णय लेंगे। लेकिन जीएसटी के ऊपर कल विवेक जी इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर का जो अनंत जी का जो आया है, उसमें एक बड़ी बात कही गई है कि इनकम टैक्स में जो लाभ मिला है वो संगठित क्षेत्र के नागरिकों को, लेकिन आज जो बजट प्रस्तुत की है सीतारमन जी, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कहना है कि जीएसटी का कलेक्शन हमारे देश में 1,82,000 करोड़ रुपए का औसत में था, उसमें 11% वृद्धि करना है। इसका मतलब है प्रति माह 18 से 20,000 रुपया और वृद्धि करना है। तो क्या टेबोके के ऊपर या कोको कोला के ऊपर या और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, या जंक फूड हो सकता है जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगी और ये इसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। ये जो 4 इंजन बताएं सरकार ने, एग्रीकल्चर, कृषि, एमएसएमई मतलब मुझे ही नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति को यह पता होगा कि एमएसएमई हमारी रीढ़ की हड्डी है, सब कुछ एमएसएमई पर ही टिका है। फिर आ जाइए साहब निवेश और फिर आ जाइए निर्यात। अब ये 4 को सरकार ने कहा कि हमारे इंजन हैं, इस तरह से बैकबोन सरकार ने बताया है। इसे समझते हम और भी चीज़, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे। विक्रम जी, अब जैसा आप कह रहे हैं कि साहब किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी राहत वाली चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, पर सरकार कह रही है कि केसीसी की लिमिट को हम बढ़ा दिए हैं, पहले 3 लाख देते थे अब हम 5 लाख दे रहे हैं। केसीसी उनका लक्ष्य नहीं है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा इससे, लेकिन आप देखिए डीजल की कीमत। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 22-23 में इस सरकार ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों पे लोन और कर्ज माफ किया, टैक्स माफ किया है। अब जो एमएसपी का अंतर है और जो बाजार मूल्य का अंतर है वो 27,000 करोड़ का है मात्र। यदि जितना टैक्स और लोन इन्होंने माफ किया है पूंजीपतियों का, उतने में तो हम 10 साल तक एमएसपी दे सकते हैं और उस अंतर की भरपाई कर सकते हैं। इनके इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि कृषि हमारा आधार क्षेत्र है। और इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कृषि क्षेत्र अभी भी जीडीपी को, ग्रोथ को 2 से 3% तक बढ़ा सकता है। लेकिन जब आप एमएसपी नहीं देंगे और उनके कृषि उपकरणों पर जीएसटी की रिबेट नहीं देंगे, ये सब चीजें आप कृषि क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जैसे चंद्राकर जी ने कहा था कि अब इसमें ही मेरे को वो एक आशंका दिखाई देती है कि एक तरफ सीतारमन जी कह रहे हैं कि हमको जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाना है। यदि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाना है तो आप तय है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, और जब यदि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं और इस तरफ से इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं तो फिर उसका अर्थ क्या निकल जाएगा?
उसका अर्थ क्या निकल जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि हम जो किसानों के लिए जो नियम थे उसको भी बदलने जा रहे हैं। चलिए, दोनों बातें हैं अपनी अपनी ओर। अब थोड़ा सा मौका के एस चौहान जी को भी देते हैं। के एस चौहान जी, अब सीधी बात ये समझाइए हमारे दर्शकों को दो चीज़ें खास तौर से, जैसे अभी चौधरी साहब ने जो सवाल किया कि किसानों के लिए अपेक्षाकृत वैसा बजट नहीं है जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस पर चर्चा अभी सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी किसी से भी आप पूछिए तो वो 12 लाख रुपए बताकर आपके बजट को सबसे बेस्ट बता देगा, और वो दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो बिल में क्या कुछ छिपा हुआ है, अगर बिल में बहुत ज़्यादा वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगी तो फिर कहीं बिल्कुल मज़ा ना बिगाड़ दे, आज एकदम मीठा मीठा और फिर बिल आने के बाद कुछ और तस्वीर, ऐसा ना हो जाए कहीं। सबसे मेन बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पिछला बजट था अपना, या पूर्ववर्ती सरकार का, तो मैं बजट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जो हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो पिछले बजट से ही कर रहे हैं। हमारी सरकार का पिछले बजट का, और हमने ही रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने जो पिछला बजट दिया था और आज का जो बजट आप देखेंगे तो उसमें किसानों के जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। उसकी जो लिमिट 2 लाख बढ़ाई गई है। पिछली बार तो ऐसा नहीं बढ़ाया गया। तो ये बहुत बड़ा रिबेट है किसानों के लिए। और उसके बाद किसान का हित यहीं तक नहीं रुक जाता है, किसानों का एक अलग से और बजट दिया जाता है जो कि हम राज्यों में देते हैं, और राज्यों में अलग से फैसिलिटीज देते हैं। उस राज्य की हिसाब से किसानों को क्या चाहिए वहां पर, तो उसके हिसाब से जो फैसिलिटीज देनी है उसके लिए एक अलग बजट जो दिया गया है वो सीधा राज्य को जाता है। तो वो उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। दूसरी बात, वो जो राज्य को जो देना है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें भी लगभग 6.5% की वृद्धि की गई है। लगभग 6.5% की वृद्धि की गई। अब मैं कुछ बता दूं, जीडीपी हमारा जो इकोनॉमिक जो एनालिसिस है अभी जो हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो जीडीपी हमारा 6.4% बढ़ के आ रहा है। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। खुदरा महंगाई है वो 5.4 से घटकर 4.9 हो गई है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो मैं साथी प्रवक्ता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप 15 साल पहले का और आज की डेट का इन्फ्लेशन का रेट देख लें, और उसके बाद हम तेल की कीमत देख लें, और उसके बाद तेल की कीमत के बाद आपको हमारे को ये भी देखना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस जो है वो लगाए हैं, वो जो राज्यों को जा रहा है फायदा। तीसरी बात ये है कि जो रोड आज बन के आई है, वो रोड इनडायरेक्टली पहले जो तेल लगता था हमारे को 3 लीटर, आज वो घट के 2 लीटर जब लग रहा है, तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट आपको एक्सपेंसेस जरूर हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी हो रहा है। तीसरी बात, हम वैश्विक चीजों में, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम लोग 3.3% का हमारा योगदान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पिछले 15 साल, पिछले 50 साल में हमारा कभी नहीं हुआ है। 3.3% पूरे वैश्विक जो इकोनॉमी है उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है। 3.3% ये पहली बार हुआ है भारत देश में, पहली बार हुई थी। तीसरा, अभी निवेश की बात कर रहे थे, तो निवेश की मैं बता दूं कि जो ईपीएफ है, ईपीएफ में जो पिछले 10 सालों पहले जो 10 साल पहले जो 61 लाख एम्प्लॉय ही इसमें जुड़े हुए थे, आज 121 लाख, मतलब 1,21,00,000 एम्प्लॉय ईपीएफ में जुड़े हुए हैं। वो क्यों हो जाता है? वो इस वजह से हो जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, स्थिरता समझ में आ रही है। और आज की डेट में अब ऐसा भी हो रहा है, पिछले 5 सालों में, पिछले 1 सालों में आपने देखा होगा
कि रेट में स्थिरता आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक महीने रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरे महीने घट रहा है। हम दालों में देखें, हम टॉयज में देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, हम दूसरी और अन्य चीजों में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उसके लिए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सिविलाइजेशन होगा विवेक जी। तो ये सभी चीजें जो पहले का बजट है, जो हमारा ही बजट, हाँ, मैं पहले की पूर्ववर्ती सरकार का नहीं, जो हमारा ही बजट है पहले का, उससे भी बहुत बेहतर जो बजट है वो अभी मतलब पेश किया गया है। आप और ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद ही को कम्पीट कर रहे हैं। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम जी, बोलिए। इस पर तर्क दिया है कि गाड़ी एवरेज अच्छा देने लगी तो पेट्रोल महंगा कर दिया जाए। ये तो ये कोई तर्क होता है क्या? तर्क ये होता ये है, तर्क नहीं होता है। तो ये एवरेज ऐसे ही नहीं देगी साहब। एवरेज ऐसे देगी कि हमने रोड बनाई है, हमने इतने तो टोल भी तो लग रहे हैं। टोल के बारे में बोलिए कुछ, आप चौड़ीकरण टोल के बारे में बोलिए कुछ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। एक अहम बात जरा मैं चंद्राकर जी से पूछ लूं। चंद्राकर जी, ये भविष्य के लिए भी कुछ चीजें हम देख रहे हैं, जिसमें एक सबसे मुख्य बात आ रही है ईवी। और ये पहला मौका नहीं है जब ईवी को सस्ता किया गया, इससे पहले भी, चाहे आप सेमीकंडक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने हों, ईवी पर सुने हों, अब मोबाइल फ़ोन की बैटरी के लिए भी, जो हमें पता है लिथियम आयन से वो रेडी होती है, लिथियम आयन भी सस्ता होगा, तो उसका इफेक्ट आपको मोबाइल पे भी मिलेगा, उसका इफेक्ट आपको ईवी पर भी मिलेगा, चाहे आप कार खरीदें चाहे आप बाइक खरीदें, दोनों तौर पर। और इसका अब कंज्यूमर बढ़ रहा है। मोबाइल का तो अनबिलीवेबल है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ईवी में भी इजाफा आ रहा है। तो ये दो चीजें तो हम मान लेना चाहिए कि हाँ, ये भविष्य के लिए ठीक ठाक है, इसको एक्सेप्ट करने वाली चीज है ये, अगर सीधे तौर पर समझें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो है विवेक जी। हाँ। और इसे भारत को फॉरेन करेंसी भी मिला है। निश्चित रूप से, और वो फॉरेन करेंसी राउंड फिगर 1.5 लाख करोड़ का भी है जी, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कल इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर एक बात का और संकेत दिए हैं। अगर आर्थिक सर्वे को ध्यान से पढ़ा जाएगा जी तो जी जी वो 3 सेक्टरों के ऊपर बात किए। जी, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस सेक्टर और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और यहां पर 2 राज्यों का, 2 देशों का वो कंपेयर किए, इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया में उनका कहना है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन कास्ट है, वो ज्यादा है, इसलिए इन्फ्लेशन है कंपेयर चाइना से। और चाइना में डी इन्फ्लेशन है, ये शब्द प्रयोग हुआ है, जिसके कारण से उनकी जो कास्ट जो है, लागत जो है, वो कम पड़ रही है जी। तो इस चुनौती का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। दूसरे तरफ ट्रंप अभी जो आदेश दे दिए ट्रंप साहब कि चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर ईवी तो रहेगी, लेकिन बाकी अन्य उद्योगपति परंपरागत रूप से जो जी आपने इकोनॉमिक सर्वे की बात की है। मैं इकोनॉमिक सर्वे की एक लाइन आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप हमारे दर्शकों को इसको आसान भाषा में ब्रीफ कर दें कि 5 साल में साहब जो सैलरी 5% CAGR से बढ़ी, जबकि दिहाड़ी मजदूर 9% सालाना बढ़ी। ये मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात बता रहा हूं। उदाहरण दे देता हूं, 2019 में अगर सैलरी 25,000 रुपया थी तो अब वो 32,000 रुपया होगी। लेकिन 2019 में जो दिहाड़ी 100 रुपया थी वो 153 रुपया हो गई। यानी इस अवधि में महंगाई दर 5 से 6% थी। असल में सैलरी जहां की तहां रह गई, घट गई, और ये जो मजदूरी है ये बढ़ गई। मतलब मैं कंपाइल करके ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत मजदूरी बढ़ी, पर ये भी समझिए कि जो नौकरी पेशा है उनकी पेमेंट किस तरह से बढ़ी थी। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात बता रहा हूं जी। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया आप इस प्रसंग को रखे विवेक जी। क्या है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र? संगठित क्षेत्र में ये जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, वो लोग सैलरी को नहीं बढ़ाए जिस पैमाने पर बढ़ाना चाहिए था। और सरकार की जो सोशल सेक्टर के ऊपर जो स्कीम है, जिसमें मनरेगा भी शामिल है या अन्य सेक्टर शामिल है, या समय समय पर वो पारिश्रमिक बढ़ाई है, तो असंगठित क्षेत्र में जो लेबर फोर्स है उनके पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है, इससे इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है। लेकिन अब मूल बात यह आ रही है
कि अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इस बजट को जी जी जो वैश्विक प्रतिकूलताएं हैं, जिसमें डॉलर जिस तरह से के सामने रुपया को स्ट्रगल करना पड़ रहा है या विश्व के अन्य करेंसियों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नंबर 2, इसी दरमियान कुछ वार वाली जो सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। नंबर 3, क्रूड का जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, या फिर अगर हम लोन की बात करें तो भारत सरकार का आंतरिक लोन करीब करीब 215 लाख हजार करोड़ का है। अगर हम विदेशी कर्ज देखें कुछ कम 600 लाख हजार करोड़ का है। उसमें उनको इंटरेस्ट भी पटाना है। इंटरेस्ट पटाने पिछले साल ही 10,61,000 करोड़ रुपया का लोन पटाया गया। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ग्रास रूट लेवल पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण, या फिर हम कह सकते हैं युवाओं के लिए बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा निर्णय माना जाएगा, जिससे भारत का जो टारगेट रखा गया है ग्रोथ का 6.3% से 6.8% या अचीव हो सकता है। और रिफॉर्म की भी बात हो रही है। कुछ देर पहले इनकम टैक्स बिल की बात हो रही थी, अभी दोनों आदरणीय सज्जनों स्नेहिल मित्रों के द्वारा। ये जो बिल होगा, इस बिल में आज सीतारमन जी एक बहुत बढ़िया सेंटेंस प्रयोग की है, दंड के बजाय न्याय। हाँ, दंड के बजाय न्याय इस बिल से आएगा। ये अच्छी चीज है। तो यहाँ पर इसको सकारात्मक रूप से देखना है। हाँ, मतलब वो अपराध का बोध कराता था। वो जो तारीख होती थी ना, लाल कलर से लिखी, अपराध का बोध कराती थी। कम से कम चलिए वहां से तो हम आगे आ गए। एक चौहान जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। चौहान जी, आपने पॉइंट खूब सारे बनाए होंगे, 5 पॉइंट में अगर बताना चाहें आज के बजट को। सबसे मेन बात यह है कि ये आत्मनिर्भर बजट है। दूसरा, उन सेक्टर्स को ये बहुत ज्यादा मजबूत दे रहा है जो जिसमें तादाद ज्यादा है, एक तो किसान और महिलाएं। तीसरा, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और बहुत ज्यादा ऊपर उठाने वाला बजट है। चौथा, इसने जो ये बजट ने जो निवेश है, हमारा जो निवेश है उसको बढ़ावा मिलेगा। और पांचवा, सबसे मेन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर होंगे और जिससे कि हमारी रोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी, जो आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी, हर परिवार की, हर इंसान की रोजगार। तो उससे निजात पाने वाला ये बजट है। रोजगार की क्या बात हुई बजट में? बात सुनाई नहीं पड़े। नहीं, वो उसका लाभ बता रहे हैं। आप देखिए, सबसे कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देता है। अब एमएसएमई के लिए इस बजट में एक भी कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। हमारी जो अजय चंद्राकर साहब कह रहे हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी गंभीर आलोचना उन्होंने कर दी। उन्होंने तो जो कहा है कि जो एक और सम्मानीय अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल होलकर जी हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। और मैं आपको भी जोड़ूंगा कपिल जी चर्चा में। बहरहाल विक्रम जी, आप अपनी बात रखिए। मेरा ये कहना है कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लागत मूल्य ज्यादा है, इसलिए हमारी एमएसएमई और छोटे जो व्यापारी हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो है ब्याज की दर है 20% तक जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसलिए लोग आयात करना पसंद करते हैं। पर वो कह तो रहे ना कि दूसरी बात आपने भी कहा और चंद्रकर जी ने कहा कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, महंगाई की दर के कारण जो हमारी मजदूरी और जो वेतन बढ़ रहे हैं उनका कोई उसको उस पर बढ़त नहीं मिल रही। यही वजह है कि हम वियतनाम और बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्था से सामना नहीं कर पा रहे, मजदूरी और लेबर बेस इस पर मैं जवाब लूंगा चौहान जी से। अभी कपिल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपका। कपिल जी, आज इस बजट को आप किस तरह से देखे हैं? पहला मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इसी विषय पर। देखिए, बजट को मैं ये मान के चलता हूं कि वित्त मंत्री जी का प्रयास रहा है कि जो भी कंसर्न्स थे और जो भी
उम्मीदें थी, हाँ। सबको थोड़ा थोड़ा एड्रेस किया जाए। थोड़ा थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हर वर्ग को सुनने की कोशिश करी है। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी था, समय की मांग, हाँ प्रायोरिटाइज करना हाँ चीजों को। हाँ किसी भी वित्त मंत्री का, चाहे हम परिवार का, जो हमारे पिता हमारा बजट या हमारी माता हमारा बजट बनाती है, परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो प्रायोरिटी किस चीज की है। इस समय हमारे देश में जो कंजम्पशन स्लो हो रहा था, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं आ रहा था, उस पैसे को भले ही छोटा ही सही देने का प्रयास किया गया। गांव में जो सबसे ज्यादा परेशानी थी, रूरल थीम को उठाने की, जो रूरल जी जी जी, कोशिश मतलब की गई है जी कपिल जी। हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया। हाँ, तो अच्छा, हाँ। एक और चीज समझने की जरूरत है कि पिछले बजट में जो हम हमेशा बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मैं कंट्री की मैं ग्रोथ के मैं लिए मैं जरूरी मैं है। अपने सभी अतिथियों को रोकना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इस बजट पर, सुनिए लाइव। और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र
और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उनका इस बजट पर उद्बोधन। और एक बार फिर से हम हमारे पैनलिस्ट के साथ चर्चा में जुड़ते हैं
और अजय जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने तो ठीक है उसके पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड समझा दिए, वित्त मंत्री को भी धन्यवाद कर दिया और ये भी बता दिया कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मिडिल क्लास शब्द पर उन्होंने, मुझे जितना मैं सुना तो 3 से 4 बार उन्होंने मिडिल क्लास नाम लिया, यानी जोर भी बता दिया और ये अंदेशा भी साफ तौर पर दिया, क्योंकि मोदी सरकार पर कई बार इस तरह के आरोप लगे थे कि साहब मिडिल क्लास का आप ध्यान नहीं रखते। अब दिवंगत नेता वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, एक बार कुछ इंग्लिश में उन्होंने कहा था, उसका ट्रांसलेशन ऐसा हुआ था कि मिडिल क्लास अपना ध्यान खुद रखे, तो उस पर भी बहुत तलखी हुई थी। वहां से चला आ रहा था कि मिडिल क्लास के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो आज प्रधानमंत्री जी भी 4-5 बार मिडिल क्लास शब्द बोल के गए हैं। अब बिल्कुल विवेक जी, देखिए जेटली जी अपने आप में लर्नेड पर्सन थे और जेटली जी जब वित्त मंत्री बने थे उसके पहले का इतिहास यह है कि बीजेपी में कुछ बड़े लीडर थे जो कहते थे कि देश से इनकम टैक्स हटा देंगे, तो जेटली जी उसको साफ साफ बोले कि फील्ड में यह संभव नहीं है, हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है। तो ये वह एक संदर्भ था, उस परिप्रेक्ष्य में जेटली जी बोले थे। दूसरी बात है, अभी मिडिल क्लास की बात है, तो निश्चित रूप से कंजम्पशन जिस तरह से कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ वो तो एफएमजी सेक्टर के ऊपर तो हुआ ही विवेक जी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत बड़ा रोजगार देता है, जो 30 लाख 35 लाख 40 लाख के जो मकान हैं उनके बिक्री में कमी जो आ गई थी, क्योंकि मिडिल क्लास जो है एक तरफ क्रेडिट कार्ड में जिस तरह से डिफॉल्ट हो रहे थे, गोल्ड लोन में डिफॉल्ट हो रहे थे, उनकी परचेसिंग पावर घट रही थी। तो इन सब फैक्टरों को देखते हुए सरकार का सही समय पर सही निर्णय है, उनको रिलीफ देने का काम किया गया। लेकिन अब दूसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बात और छूट गई जी यहाँ पर विवेक जी, जी वो है कि जिससे हमारा फॉरेन करेंसी बहुत बड़ी पैमाने में जाती है, महंगाई का वो एक कारण है, वो है दलहन और तिलहन का क्षेत्र। हम जिस प्रकार से खाद्य तेल आयात करते हैं, दालें आयात करते हैं, तो इस सेक्टर के ऊपर सरकार अगर ध्यान देती है तो फॉरेन करेंसी भी बचेगा, और फॉरेन करेंसी बचती है, खुद का एग्रीकल्चर इसमें क्या है मजबूत होगा। लेकिन इसमें भी बड़ी बात है, किसानों को भी चाहिए और साइंटिस्ट जो है एग्रीकल्चर वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर सोचें। प्रोडक्टिविटी अगर वो बढ़ाते हैं, उस तरह का सीड देते हैं, तो उत्पादन लागत कम होगा और किसानों को ह्यूज पैमाने पर लाभ मिलेगा। सही आपने बात कही है। और मैं लौट रहा हूं एक बार फिर से चर्चा में। प्रदेश के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा क्या कह रहे हैं इस बजट पर, सुनिए। तो चलिए एक बार फिर से मैं सुनवाऊंगा आपको। विक्रम जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विक्रम जी, बहुत अच्छे से चंद्राकर जी ने बहुत बढ़िया और संक्षिप्त पॉइंट में हमारे दर्शकों को बताया ये बजट क्या कह रहा है। अब मुझे और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए साहब कि इस बजट से क्या आप लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है? मतलब मैं एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ। चंद्राकर जी ने जो कुछ बताया, उन्होंने ये बिल्कुल अच्छे से बताया, एक अर्थशास्त्र की भाषा में बताया कि इस सरकार का इतना बड़ा फेलियर था कि कंजम्पशन गिर गया था इस देश में। अपनी ही गलती को सुधारने का इस बार उन्होंने प्रयास किया। बतौर मध्य प्रदेश के लोग जो है इस बजट से भारी निराश हुए हैं। मध्य प्रदेश को पिछले 10 सालों से कुछ भी ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ केन बेतवा जो प्रोजेक्ट आया है, एक वो बहुत लंबे समय के बाद केंद्र से कोई वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा, सरकार, मुझे लगता है कि सरकार अब अपनी तरफ से पूरे हाथ खींच रही है। जैसे प्रधानमंत्री बता रहे थे कि परमाणु क्षेत्र में भी उन्होंने निजी क्षेत्र को एंट्री दे दी है। तो कहने का आशय यह है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की मंशा ये है कि अब सरकार कोई भी बड़े उद्योगों की तरफ अपना हाथ नहीं डालेगी, सारी की सारी चीज़ें निजी क्षेत्र को देगी। लेकिन चूंकि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या और बेरोजगारी है, यदि हम अपनी PSUs को मजबूत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भारत की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं रहेगा। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की परंपरा से आते हैं। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ें। जैसे हमने BHEL की स्थापना की, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की, वैसा कुछ भी सरकार की मंशा इस बजट में नहीं दिख रही है। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इन्होंने जो घोषणाएं की हैं
वो कितनी सार्थक होती, क्योंकि तो 10 साल से वही अभी कर तो रहे जो थे। जानकारी आ रही है एफडीआई भी बढ़ेगा अभी तो, FDI, जो ये बजट कह रहा है। लेकिन महंगाई की दर जब तक नियंत्रित नहीं होगी तब तक निवेश कैसे बढ़ेगा? जो आपने 12 लाख की छूट दी है, चंद्राकर जी बता चुके हैं कि महंगाई की दर जिस तरीके से बढ़ रही है तो बढ़ी हुई आय का तो कोई महत्व निकलता ही नहीं है जब तक आपके पास सरप्लस पैसा नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सरकार बिल्कुल MSME की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो मजदूरी, ऊर्जा और ब्याज की दरें जो हमारे अंदर मैंने भारत के भीतर जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। आपने देखा होगा सीतारमण जी का बयान था कि उन्होंने बैंकों से कहा है कि ब्याज दरें कम कीजिए। प्रधानमंत्री का बयान था कि जो लोन डिफॉल्ट्स हो गए हैं उनको फिर से लोन देना शुरू कीजिए। इन्हीं के अधीन संस्थाएं जो हैं इतनी तानाशाही और मनमानी पे उतारू हैं कि एक ज़माने हमारे ज़माने में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कुछ कह देते थे तो वो तत्काल जो इंस्टीट्यूशन थे वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन अभी भी ब्याज दरें, होम लोन की ब्याज दरें भी बहुत ज़्यादा हैं और जो MSME के लिए जो कम जो ब्याज मिलता है वो 13 से 15% का मिल रहा है, जो टोटल में 20% पड़ता है। जी कुछ एक बात कर लेते हैं चंद्राकर जी। अब शिक्षा को लेकर मैं देख पा रहा हूँ AI के लिए काफ़ी फंड रिलीज किया गया है। फिर 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ये सरकारी स्कूलों में खुलेंगी, आने वाले 5 सालों का प्रोसीजर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहा है वो कैंसर और जो असाधारण रोग हैं आज के समय के, उसमें दवा के रेट को कम किया गया है। जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उसमें से एक BCD छूट, जिसे हम बुनियादी सीमा शुल्क छूट बोलते हैं, ये दी गई है। तो बैलेंस करने की कोशिश या अच्छा एक प्रयास है सरकार का, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी? देखिए विवेक जी, जब भी हम भारत सरकार के बजट का विश्लेषण करें तो उनका जो अनिवार्य खर्च है, चाहे पेंशन हो चाहे सैलरी हो, या फिर कह सकते हैं कि खुद का स्थापना व्यय है, इसमें बड़े पैमाने पर राशि चली जाती है। कोई भी सरकार रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देखे चाहे मोदी जी को देख रहे हैं, लगभग 72% जो राशि होती है वो उधर चला जाता है। बाकी जो राशि रहती है 28 से 30%, 32%, उसी में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। चाहे एजुकेशन के ऊपर, अब हेल्थ का पर्टिकुलर आपने जिक्र किया विवेक जी, तो हेल्थ के ऊपर हेल्थ सेक्टर भी है, हेल्थ के कैंसर के ऊपर जो बात हुई है, और आयुष्मान भारत भी है, ये तीनों हैं। या एजुकेशन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के बाद रिसर्च की बात आती है। डिफेंस में भी 10% करीब इस समय बजट में वृद्धि किया गया है। या फिर फूड सब्सिडी बिल है, या फिर हम कह सकते हैं मनरेगा है। तो बहुत से आयाम हैं जिनके ऊपर उनको संतुलित वितरण करना पड़ता है। तो और इसके अलावा बारो जो किए हैं, लोन लिए हैं, उनका इंटरेस्ट भी पटाना है। तो बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के। कोई भी सरकार हो, एक अर्थशास्त्री जब सोचता है तो उनकी मजबूरियों को समझता है। लेकिन यहाँ पर FDI के ऊपर भी अभी कुछ देर पहले बात हुई। अभी हमारे देश में लगभग 7 से 8 महीने तक के खर्च के लिए FDI है। लेकिन FDI में यहाँ पर हो सकता है भविष्य में सरकार ये जो डॉलर परचेस करने वाली बात है, इसके ऊपर सीमित प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है और उसमें अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं, तो इस कारण से इसके ऊपर एक हो सकता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारे यहाँ से लाखों की तादाद में विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं, जो फॉरेन करेंसी जा रहा है, और 1 रुपया अंतर आता है ना विवेक जी, रुपया 1 रुपया गिरता है, 1 रुपया वो नहीं गिरता, वो 10,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। और जब हम सामान दूसरे देश से मंगवाते हैं तो हमको बहुत महंगा पड़ता है। चंद्राकर जी, एक बिल्कुल चलते चलते अंतिम चर्चा में, अब वो सोशल मीडिया पर एकदम वॉर चल रही है कि जब बजट इतना अच्छा है तो शेयर बाजार को रास नहीं आया। 82 मिनट के भाषण में 2.41 लाख करोड़ पैसा डूबा है, शेयर बाजार को रास नहीं आया क्या बजट? अब ये मंथन वाला विषय। देखिए इसमें क्या है विवेक जी, जो सरकार कैपेक्स जो करती है, जो खर्च करती है ना, तो उसमें राउंड फिगर
11,11,000 करोड़ की बात हुई थी, उसमें थोड़ी कटौती हुई है। और वैश्विक वातावरण ऐसा है जिसके कारण से शेयर मार्केट सिर्फ इंडिया के बजट के कारण नहीं, ये वैश्विक वातावरण ऐसा है जिसके कारण से अभी ग्लोबल लेवल पर हर देश की शेयर मार्केट कभी ऊपर नीचे होते दिखाई देगी, उसमें करेक्शन कब आएगा मतलब अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है विक्रम जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया ओवरऑल इस बजट को लेकर, और कितने अंक देंगे 10 में से? अंक का तो देखिए, जब तक ये इनकम टैक्स वाला बिल नहीं आ जाता है, तो इनकम टैक्स वाला बिल हम तो खुद चाहते थे कि इसकी सीमा बढ़े, लेकिन जो शर्तें लागू स्टार का चिन्ह बना है वो बहुत संशय पैदा करता है। मध्य प्रदेश के लोगों को इस बजट ने भारी निराश किया है। मध्य प्रदेश में की तरफ इस वित्त मंत्री ने देखा ही नहीं, और कृषि क्षेत्र को भी इन्होंने जो मजबूती देनी चाहिए वो नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि बजट को, ये मैं औपचारिक बजट मान रहा हूँ, इसको कोई क्रांतिकारी बजट नहीं मानता हूँ मैं। चंद्राकर जी, 10 में से कितना नंबर देंगे आप इस बजट को? 10 में वर्तमान परिस्थितियों में निश्चित रूप से 7.5 से 8% तो नंबर मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बार बार डिमांड करते हैं और जनप्रतिनिधियों को और उठाना चाहिए कि ये जो महासमुंद के बाद उड़ीसा जो होता है, वहां से हमारा रेल लाइन नहीं है, वो अगर संबलपुर तक हो जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और उड़ीसा के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का जो कनेक्शन होगा महाराष्ट्र कैचमेंट एरिया तक, ये काफी वरदान साबित हो सकता है। विवेक जी, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं रेलवे पे? चंद्रकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चूंकि भारत के हृदय में स्थित है, तो यहाँ से जो हर कनेक्टिविटी भारत को जोड़ने वाली निकलती है। रेल के बारे में चूंकि रेल बजट अब अलग से नहीं आता है, रेल के बारे में कोई उल्लेखनीय जिक्र भी नहीं किया गया है, और छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, रेल के मामलों में भारी मांग है, वो संबोधित नहीं की गई। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो साहब, बजट 2025 आ चुका है, बजट का मंथन हम कर रहे थे और पूरी जानकारी आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि साहब मिडिल क्लास को पूरी तरह से राहत हमने देने का काम किया है, लेकिन अभी बजट पे बहुत चर्चा चलेगी, शेयर बाजार की भी चर्चा चलेगी, रिटेल सेक्टर की भी चलेगी, किसे क्या मिला इसकी भी चलेगी। पृथक पृथक तरीके से अपने अपने हिसाब से बजट को बताया जा रहा है, जैसा कि हम हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष से सुनते आए हैं। तो फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बजट की पूरी जानकारी आपको हम इसी तरह से बताते रहेंगे।